दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदोष चौहान के और आप देख रहे हैं जागो। दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहावत 100% जाकी पर की और आज भी ये पूरी तरह से रेलेवेंट और कारगर है। कैसे, आज बताएंगे आपको। पूरी दुनिया में हिंदू से उदार कोई समाज नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू की उसी उदारता को हिंसक शक्तियों ने अंडर एस्टिमेट कर लिया है। लेकिन अब हिंदू जाग उठा है। जब संकट सनातन संस्कृति और मातृभूमि पर हो तो गांधी के सूत्र से नहीं, हिंदुस्तान के वीर सूरमाओं वाले रूप को धारण करना पड़ेगा। हिंसा का जवाब अहिंसा से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। समाज में उपज रहे नफरत की खाई को हिम्मत के हौसले से भरना ही होगा। पाकिस्तान, बंगाल जैसे देश वाले मॉड्यूल को भारत में इंप्लीमेंट करने वाले मुगलाताओं को औकात दिखानी होगी। सोते हिंदू शेरों को जागना होगा। देश विरोधी ताकतों को घुटनों पर लाना होगा। शुरुआत हो चुकी है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। आज जागो में हम आपको ऐसे तमाम मुद्दे दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको यह एहसास होगा कि अब आपका जागना क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं जागो के आज के वो 5 प्रमुख मुद्दे। सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो जिहाद कभी दबे पैर सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, वो अब खुलकर सामने आ रहा है। सत्ता की भूखी राजनीति भी हिंदू द्रोह के हाथ की कठपुतली बनकर हिंदुओं के खिलाफ तुष्टीकरण वाला प्रैंक कर रही है। इसलिए सरकार और सिस्टम के भरोसे नहीं, सनातनियों का शौर्य दिखाना होगा। बातों से नहीं समझे तो वो वैसे ही समझाना होगा। जैसे कहावत में कहा गया है, नहीं तो वही होगा जो बिहार में झांसी में हुआ। हालांकि हिंदू शेरों ने जवाब देना शुरू कर दिया। शुरुआत हो गई है, कहा कैसे बताएंगे आपको। हमारा दूसरा मुद्दा होने वाला है गैर कानूनी मस्जिद पर हिंदू हुंकार। जी हां, हिंदू जाग उठा है। हिमाचल उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान के भिलवाड़ा में अवैध मस्जिदों पर सड़कों पर हिंदू आक्रोश गूंज उठा है। घुसपैठ के जरिए डेमोग्राफी चेंज कर रहे जमातें पहले मस्जिद बनाती है, फिर उन्हीं मस्जिदों से हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकती है। तो हिंदू क्या करेगा? इस मनमानी पर जवाब तो देना ही। उदारता वाला धैर्य टूटता है तो आक्रोश बचता है। आक्रोश की ऐसी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो आपकी नींद तोड़ देंगी। आप जाग उठेंगे। चलिए, तीसरा मुद्दा होने वाला है आतंकी है राहुल, ये कहना है रवनीत बिट्टू का। कभी रुद्राक्ष और जनेऊ पहनकर हिंदू बनने वाले राहुल कभी मुस्लिम टोपी पहनकर सेकुलर होने का ढोंग करते हैं, तो कभी विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत में ही रहना नहीं चाहते। चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो कभी अमेरिका में भारत द्रोही से मिलकर विभाजनकारी शक्तियों को भारत के खिलाफ उकसाते हैं। कुल मिलाकर सेकुलर चाशनी में बड़े शातिराना तरीके से भारत द्रोह का खेल खेलते हैं। उनकी इन्हीं कारस्तानियों की वजह से कभी उन्हें पप्पू तो कभी बालक बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। तो कभी कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी आतंकवादी है क्या? आखिर किसने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंकी कह दिया? क्यों कहा, बताएंगे आपको। और चौथा मुद्दा होने वाला है बांग्लादेश में रहना है तो हिंदू को भी बुर्का पहनना पड़ेगा। कट्टरता किसी भी मजहब के पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है। कट्टरता की इस अभिशाप की छाया तमाम इस्लामिक मुल्कों के हालात बिगाड़ चुकी है। मानवीय जरूरतों पर भट्टा लगते ही कुर्तियां तमाम देशों की आजादी का भंटाधार कर चुकी है। अब बांग्लादेश भी कट्टर इस्लामिक रूल जानता और लादेन से जुटा है। अब हिंदुओं के समूल नाश पर आमदा बांग्लादेश में अब हिंदुओं के मौलिक अधिकार को इस्लामिक नियम कायदे कानून से कुचला जा रहा है। पूरा मामला बताएंगे आपको। और हमारा 5वां और आखिरी मुद्दा होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हां, बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यही चिंता व्यक्त की थी। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडीज का चुनाव, लगातार देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं, जिससे देश के संसाधन, फोर्स और ऊर्जा प्रभावित होती है। लंबे समय से इसके समाधान के उपाय तलाशे जा रहे थे। तय हुआ कि एक देश एक चुनाव ही देश की चुनावी सुधार की दिशा का मील का पत्थर बन सकता है। अब पता चला कि जल्द खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये वो 5 मुद्दे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जागो। चार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर को जलाकर राख कर दिया गया था। इस्लाम को लेकर एक कार्टून छापने पर नुपुर शर्मा ने कुर्तियों पर बोला तो उनकी गर्दन काटने की जमात निकल पड़ी। जयपुर का दर्जी कन्हैया हनुमान चालीसा सुन रहा था तो गला काट दिया। हिंदू को हिंसक है, सनातन को डेंगू मलेरिया बताया गया। अब ये जिहादी गणपति को मुस्लिम टोपी पहना रहे। हिंदुओं की उदारता का मखौल उड़ाने वालों को जवाब देना अब जरूरी है। शायद इसलिए
यही कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाग्यनगर में हिंदू शेर ने अपनी तरीके से समझा दिया। पहले आपको यह षड्यंत्र दिखाते हैं। गणेश पंडाल में विराजमान गणपति को जरा गौर से देखिए। आंखों में सूरमा, सिर पर इस्लामिक टोपी, पूरे वेशभूषा ही बदल डाली गई है। सोचकर देखिए, खुद को सेकुलर बताकर इस तरह की हिमाकत किसी दूसरे मजहब के देवी देवताओं के साथ करने की सोच भी सकते हैं आप? क्या सेकुलर होने का पूरा जिम्मा हिंदुओं पर ही है? आपको भले यह घटना सामान्य लगे, लेकिन जाने अनजाने हिंदू एक बड़े जिहादी षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। अगर यही काम इस्लाम के खिलाफ होता तो सर तन से जुदा के नारे लग गए, सड़कों पर तमाशा चल रहा होता, मजहबी नारे लगाए जा रहे होते। दुर्भाग्य यह है कि हिंदू खुशी खुशी ये सब होते देख रहा है। इसका जवाब दिया जाए तो कह देंगे कि हिंदू हिंसक है, लेकिन अब नहीं। हिंदू के धैर्य की सीमा टूट चुकी है। तेलंगाना के फायरमैन नेता टी राजा जी ने इस पर हल्ला बोल दिया है। एक फोन कॉल पर मामला टाइट कर दिया। चलिए आपको वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। मैं राजा सिंह एमएलए बात कर रहा हूँ मिस्टर। नमस्ते सर, बोलिए। ये आप लोगों ने एक गणेश महाराज को बिठाया है सिकंदराबाद के क्षेत्र में, और ये सिकंदराबाद याप्राल में जो आप लोगों ने जो गणेश बिठाया यूथ एसोसिएशन द्वारा, ये गणेश महाराज को क्या रूप आप लोगों ने दिया है? क्या आप लोगों को क्या दिमाग है? आप लोगों को क्या रूप दिया है आप लोगों ने गणेश महाराज को? गणेश महाराज को एक मुसलमान बता रहे आप लोग, और सर पे टोपी पहना दी है आप लोगों ने। सर जी आप उसको देखिए, वो एक्चुअली एक फिल्म है बाजीराव मस्तानी। हमारा कॉन्सेप्ट उस विषय में था, बट हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसको इस रूप में दिया जाएगा कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना चाह रहे। ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इमीडिएट गणेश महाराज के ऊपर जो सर पे जो आप लोगों ने जो टोपी पहनाई है मुसलमानों की, वो टोपी निकालो और पगड़ी पहनाओ, नहीं तो मैं साइड पे मुझे आना पड़ेगा, आपके मंडाल पे मैं आऊंगा। जितने आपके यूथ है सबको जेल में डालकर थुकवा दूंगा। इमीडिएट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। मुझे 10 बजे तक टाइम दीजिए, मैं हमारी समिति से बात करके आपको तुरंत अपडेट देता हूँ। 10 मिनट, 10 बजे का टाइम नहीं, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैं करवाता हूँ तुरंत। बोलना पड़ता है जब बात सही और गलत की हो। हर बार सेक्युलर चादर से किसी भी कृत्य को ढक देने से बात नहीं बनेगी। षड्यंत्र को समझाना होगा। टी राजा के हस्तक्षेप के बाद गणपति बप्पा की वही प्रतिमा कितनी बदल गई। सिर से टोपी हट गई, पगड़ी आ गई। आपके देवी देवताओं की पहचान के खिलाफ इस षड्यंत्र को पहचानिए, और जब भी जहां भी इस तरह का षड्यंत्र देखे तो बोलिए, विरोध कीजिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन हिंदू द्रोहियों का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो सनातन के खिलाफ यह षड्यंत्र यूं ही चलता रहेगा। हिंदू बटेगा, कटेगा, पिटेगा। जैसा कि हिंदू उत्सव में इन दिनों अलग अलग जगहों की जिहादी हमलों की खबर आ रही है। झांसी में गणेश उत्सव के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, कीचड़ में गिराया गया। यह सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था। इन जिहादी मानसिकता के लोगों को कानूनी सिस्टम का कोई डर नहीं रह गया है। अराजकता इनके लिए फन बन चुकी है, इसलिए इलाज जरूरी है। महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, थाने के घेराव कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का गुस्सा आखिर कितना चरम पर है। कट्टरपंथी अराजक जिहादियों की इसी मनमानी और घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुदर्शन लगातार मुहिम चला रहा है। इसी क्रम में सुदर्शन मुख्यालय में गणेश उत्सव के दौरान धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने घुसपैठ मुक्त भारत का संकल्प लिया। कोशिश यही है कि देश के अंदर घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं को हर हाल में रोकना होगा। चलिए दिखाते हैं आपको कि डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने क्या शपथ दिलाई। गणपति बाप्पा मोरया। प्रतिवर्ष अपन गणपति बाप्पा के आगमन के दिन कोई ना कोई संकल्प लेते हैं। कभी हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संकल्प लिया था और आज हिंदुस्तान का मुद्दा बना है। ऐसा ही पहले दिन हमने संकल्प लिया था हिंदू राष्ट्र का, उसके बाद ये मुहिम चल पड़ी है। इस वर्ष 2024 के गणपति बाप्पा के आगमन के पहले दिन गणेश चतुर्थी पर हम संकल्प ले रहे हैं कि हम भारत को घुसपैठियां मुक्त कराएंगे, भारत में एनआरसी लाएंगे। और अगर सरकार ये एनआरसी अभी नहीं ला पाती है तो हम इसके प्रयोग के तौर पर महाराष्ट्र में जनता एनआरसी लाएंगे। तो हम सब लोग
गणपति बप्पा को हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे आप लोग सब कहिए, गणपति बप्पा हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान से घुसपैठियों को भगाने के लिए भारत सरकार एनआरसी लाए, लेकिन अगर वो नहीं ला पाती है तो हम जनता एनआरसी ला रहे हैं। ये अभियान सक्सेस हो, यशस्वी हो, फलदायी हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हमको यश दो। गणपति बप्पा। सुदर्शन न्यूज के घुसपैठ विरोधी इस मुहिम में देश भर में लोग जुड़ रहे हैं। हर देशवासी ने यह तय किया है कि भारत को घुसपैठ मुक्त बनाना है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में भी गणपति बप्पा के भक्तों ने उत्सव के दौरान घुसपैठ मुक्त भारत का संकल्प लिया। आप भी देखिए। भारत घुसपैठी मुक्त भारत बनाएंगे। भारत सरकार जल्द से जल्द एनआरसी लागू करे। अगर भारत सरकार एनआरसी लागू नहीं करती है तो हम इसके प्रयोग में जनता एनआरसी लाएंगे और इन घुसपैठियों को भगाएंगे और भारत देश में एनआरसी लागू करेंगे। यही प्रार्थना हम गणपति बाप्पा के चरण में प्रार्थना करते हैं कि हमें इसमें यश मिले, हमें इसमें शक्ति मिले और ये प्रार्थना फलदायी हो और इस अभियान में हम सक्सेस हो। यही प्रार्थना गणपति बाप्पा के चरणों में हम करते हैं। एक और ये घुसपैठिए भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये धीरे धीरे जमीनें हत्या कर गैर कानूनी तरीके से मस्जिदें बनाकर अपने पैर पसार रहे हैं। यानी कि हमारी ही जमीन पर भीख मांगकर शरण लेते हैं और हमें ही हमारी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं के जागने के बाद इनकी उम्मीदें घुटने टेक रही हैं। वहीं इसे लेकर ग्राउंड पर सुदर्शन न्यूज की टीम ने इनके कैसे पर्दाफाश किया, जरा उसे भी देखिए। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते से लगातार 3 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है जहां पर वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दरअसल सबसे पहली घटना जयपुर में सामने आई जहां पर एक टैंक के अंदर गौ का शव मिला और उसके साथ ही जो सांप्रदायिक हालात थे वो जयपुर में खराब हुए। उसके बाद जो दूसरी घटना थी वो भीलवाड़ा से सामने आई जहां पर जो एक हिंदू समाज का जुलूस निकल रहा था वहां पर मस्जिद के पीछे से पथराव किए गए। और आज यानी सोमवार को 12 में ठीक ऐसी घटना हुई जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे और वो इस जिद पर अड़ गए कि एक प्रतिबंधित एरिया था वहां से हम जुलूस निकालेंगे। कहाँ जुलूस निकल रहा, कोई हिंदू कोई भी प्रोग्राम में उसके ऊपर पत्थरबाजी के बिना इनका कोई काम नहीं है, हमेशा पत्थर बरसाते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट को बहुत इसके ऊपर सख्त कानून बनाने चाहिए, जो कानून बने उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप यहाँ से चले जाओ, ये जयपुर जड़मेल से चले जाओ ठेठ अपने रामगढ़ तक मुसलमान एरिया को बहुत भारी पड़ी आगे जाकर पूरा एरिया बन गया। वहाँ एक यूनिवर्सिटी बनी है मुसलमानों की, करोड़ रुपए आ रहे हैं विदेश। गवर्नमेंट क्या सारी जमीन उन्हीं को बेच दी क्या? ये तो सर वो आरएसी लगी उसके पास में वो करके नहीं जाने कब तक कितना कवर कर ले वो। लगातार सामने आ रही है ऐसी घटनाओं के बाद अब कहीं ना कहीं प्रशासन और साथ ही सरकार को एक सख्त निर्णय की जरूरत है जहां पर ऐसी जो वारदातें हैं उनके ऊपर रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। अवैध मस्जिदों को लेकर इस वक्त शिमला में क्या माहौल है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। हर तरफ अवैध मस्जिदों को लेकर हिंदुओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है।
जिंदाबाद बाहरी घुसपैठ नहीं चलेगी बाहरी घुसपैठ नहीं चलेगी बाहरी घुसपैठ नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ हिंदू एकता जिंदाबाद 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 हिंदू एकता जिंदाबाद 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 हिमाचल में यदि रहना होगा जय श्री राम कहना होगा हिमाचल में यदि रहना होगा जय श्री राम की जय माता की। राहुल गांधी अक्सर अपने कारनामों और बयानों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कभी भारत में रहकर वक्फ बोर्ड की वकालत करते हैं तो कभी विदेशी भूमि पर हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं और भारत की बदनामी करते हैं। उनके इन्हीं कारनामों को लेकर भारत में उनके खिलाफ पहले से नाराजगी है। उनके बयानों को लेकर भाजपा से लेकर आम लोगों तक निशाना साध रहे हैं। उनको टाइम टू टाइम नई नई संज्ञा दी जाती है, उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए जाते हैं और अब ये केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी बोल दिया और ये उनके लेटेस्ट बयान को लेकर कहा जिसमें वो खालिस्तान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स की तरह समझाते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है और रवनीत ने राहुल को आतंकवादी क्यों कहा। अब हम हमारे स्क्रीन पर चलते हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बता दिया है। बिट्टू ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सिखों को बांटने की कोशिश की है। जो हाल ही में राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था उसी को लेकर यह पूरा विवाद है। बिट्टू ने कहा कि सिख किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, ये बिट्टू ने साफ कहा है। फिर बिट्टू ने कहा है कि राहुल गांधी पर इनाम होना चाहिए क्योंकि उन्हें देश के नंबर 1 टेररिस्ट के रूप में देखा जा सकता है। फिर बिट्टू ने राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों के बारे में दिए गए बयान पर आलोचना भी की, जैसा हमने आपको बताया था अभी। फिर बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना अधिक समय विदेश में बिताया है। फिर मंत्री जी ने कहा कि राहुल गांधी के पास राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की समझ की कमी है। और बिट्टू ने पूछा कि कौन सा सिख कहता है कि वह कड़ा या पगड़ी नहीं पहन सकता। यह राहुल गांधी की चिंगारी फैलाने वाली कोशिश है कि सिखों को बदनाम करने की कोशिश है। फिर बिट्टू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सिखों के धार्मिक अधिकारों को लेकर गलत बयान दिया है, यह कहना है बिट्टू जी का। फिर उन्होंने और कहा कि लोग देश के दुश्मन है और हिंसा की बात करते हैं, वे राहुल गांधी के समर्थन में है। उन्होंने पूरे ही एक समूह की तरह तो इनको बोला गया है। तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री बिट्टू जी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी विदेशों में कहते हैं कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, लेकिन उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं को जबरदस्ती बुर्का पहनाने पर कोई एतराज नहीं है। जी हां, बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को लेकर साफ कहा गया है कि उन्हें बांग्लादेश में रहना है तो बुर्का पहनना होगा, यानी कि उन्हें मुस्लिम बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। यही हालात ईरान में भी थे, जहां 30 साल पहले महिलाएं आजादी से घूमती थी, लेकिन अब उनके लिए बुर्का कंपलसरी कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर अब बांग्लादेश में भी साफ दिखाई दे रही है और अब इसे भारत पर भी थोपने की तैयारी चल रही है। चलिए आपको समझाते हैं कि ईरान में महिलाओं के हिजाब की सच्चाई क्या है। अब हम फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। अब आप देखिए ईरान में महिलाओं के हिजाब की सच्चाई। 1979 से पहले महिलाओं को बिकनी पहनने और समुद्र किनारे मस्ती करने की आज़ादी थी, वो कुछ भी करती थी। फिर उसके बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया और महिलाओं के अधिकार भी सीमित कर दिए गए। फिर उसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं को आधुनिक आजादी मिली थी। फिर शाह के पश्चिमीकरण के विरोध में कट्टरपंथियों ने बड़े प्रदर्शन किए, जिससे शाह को ईरान छोड़कर मजबूरन भागना पड़ा। फिर उसके बाद शाह के हटने के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हुआ और महिलाओं के अधिकार सीमित कर दिए गए। अब हिजाब के नियम के पहले वो थोड़े से नर्म हुआ करते थे, लेकिन बाद में सख्त कर दिए गए।
मौजूदा राष्ट्रपति ने भी ये चीजें बताई गई। फिर 2005 में मॉरलिटी पुलिस बनी, जो महिलाओं को हिजाब के नियम ना मानने पर गिरफ्तार कर रही थी, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कर दिया था। फिर हिजाब ना पहनने पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति के आरोप में पकड़कर प्रताड़ित किया जाता था। यह हो रहा है इस्लामिक कानूनों में। फिर 16,000 से अधिक महिलाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और वह सैकड़ों को गिरफ्तार भी कर लिया गया इस पुलिस के द्वारा। फिर ईरानी महिलाओं अपने अधिकारों और आजादी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। वो अभी भी संघर्ष जारी है, और लेकिन कुछ आसार दिख नहीं रहे कि वह चीजें ठीक होगी। तो ये वो सच्चाई है जिससे भारत भी ज्यादा दूर नहीं है। और अगर भारत का हिंदू ना जागा तो कुछ दिन बाद आपको भी बुर्का पहनकर ही बाहर निकलना पड़ेगा। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उन्हें फ्रीडम के साथ सड़कों पर चलना भी नसीब नहीं होगा। बात जब सुधार की हो रही हो तो देश में चुनावी सुधार की भी बात होनी चाहिए। बार बार चुनाव होने से अर्थव्यवस्था पर बढ़ते बोझ को कैसे कम किया जाए, यह अब तक एक अनसुलझी पहेली थी, लेकिन अब राह खुलती नजर आ रही है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। देश में हर साल होने वाले चुनाव कितने महंगे होते हैं, इसकी तस्वीर हर साल के चुनाव से साफ दिखाई देती है। जहां भारत दुनिया में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, वही सबसे महंगा इलेक्शन भी भारत में भी होता है। लेकिन अब उसका तोड़ पीएम नरेंद्र मोदी ने ढूंढ लिया है और वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी से देश को इस महंगाई से छुटकारा दिलाने की तैयारी पीएम नरेंद्र मोदी ने कर ली है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसकी बारीक विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए, जिसके बाद अब ये चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार 2029 तक देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपनी स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव की बात करें तो इसे लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वहीं अब इसके बाद आशा जताई जा रही है कि जल्द इसे लेकर संसद में केंद्र सरकार बिल लाएगी। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे देश की ग्रोथ इनहैंस होगी, साथ ही हर साल चुनाव में होने वाले खर्चों में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बात जब अब समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के मायने क्या है, क्योंकि सरकार इसको लेकर काफी एक्टिव है और उम्मीद की जा रही है कि 2029 तक इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? भारत में फिलहाल राज्यों की विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब चूंकि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो रही है, ऐसे में यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इसमें कोविंद जी की कमेटी के प्रस्ताव क्या है। आइए ग्राफिक्स के जरिए हम इस वॉल ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी का क्या प्रस्ताव दिया गया है। जो कमेटी बनी गई थी, इसमें कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 15 सितंबर 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। फिर सरकार 2029 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ करने की योजना पर विचार कर रही है, जिसे भाजपा के घोषणा पत्र में भी कहा गया था।
फिर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार चुनावों को देश के प्रगति में बाधा बताया और वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत भी की थी। उन्होंने अपने भाषण से भी कहा था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट को सौंप दिया था। फिर पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था और 191 दिनों की रिसर्च के बाद रिपोर्ट तैयार की गई थी, यानी काफी लंबे समय इसको लिया गया था इस रिपोर्ट को तरीके से पेश करने के लिए। फिर कमेटी ने सुझाव दिया कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए, ये मांग कही गई है। फिर कोविंद कमेटी ने 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया को रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। फिर पैनल ने सुझाव दिया है कि स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद 100 दिनों के भीतर भीतर कर लिया जाए। फिर रिपोर्ट में चुनावों के आयोजन के लिए आवश्यक जनशक्ति और सुरक्षा बलों की पूरी तैयारी करने की सिफारिश भी की गई है। फिर चुनाव आयोग के सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर आईडी कार्ड की व्यवस्था करने की सिफारिश भी की गई है। ये कुछ सिफारिशें हैं जो चुनाव आयोग ने अपनी जो पूरी रिपोर्ट पेश की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास, उसमें ये सब चीजें कही गई है। अब ऐसा नहीं है कि भारत वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया अपनाने वाला पहला देश है। इस तरह के चुनावी सुधार कई देशों में पहले से ही किए गए हैं। ऐसे में कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी ने अपने कमेटी के सदस्यों से उन 7 देशों का ब्यौरा भी मांगा है जहां वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाई जाती है, ताकि भारत में उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं कि और किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाई जाती है। तो इस पूरे मामले को हम फिर से एक बार वॉल के ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं कि वहां पे कैसे चुनाव होते हैं। अब वहां राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं और नगर पालिका के चुनाव को अलग किया जाता है। फिर हम स्वीडन की बात करें तो सभी चुनाव एक ही दिन होता है और हर 4 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को, यानी फिक्स तरीके से ये यूरोपियन कंट्री में काम होता है। अब एक और यूरोपियन कंट्री की बात कर लेते हैं, जर्मनी। वहां पर जो चांसलर की नियुक्ति जो बुंडेस्टाग होते हैं उनके द्वारा की जाती है। फिर अविश्वास वोट को समर्थन किया जाता है। फिर जापान की बात करें तो प्रधानमंत्री नेशनल डाइट चुनौती देती है। फिर सम्राट अंतिम स्वीकृति पास करती है, मतलब एक्सेप्टेंस देती है। और फिर आखिर में बात करें इंडोनेशिया की तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ही दिन में कराया जाता है। तो ये वो 7 देश है जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इसको भी एक तरह से रिसर्च में लिया गया था। तो समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि जैसा कुछ प्रथाओं का अंत हुआ वैसे ही अब कुछ पुरानी गलतियां हैं जिनका अंत होना अभी जरूरी है। इसी के साथ अपने ही जिन तस्वीरों को इस वक्त देखा है उन्हें देखकर सीखना और समझना भी जरूरी है कि अगर आप अपने अधिकारों और इन जिहादियों की मानसिकता को लेकर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। देश को सुधारने की जरूरत है और इन घुसपैठियों जिहादियों मानसिकता वाले सोच की दीमक को देश से बचाने की भी जरूरत है। इसलिए हिंदू जागो और एक हो जाओ। इसी संकल्प के साथ आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो आप इसका रिपीट टेलीकास्ट रात 11 बजे और सुबह 8:30 बजे देख सकते हैं। और जो दर्शक हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो इस वीडियो को और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद।